जय हिंद दोस्तों, रखिए खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एक अखबार में खबर छपी है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है जवानों को सैलरी देने के लिए, और जो भत्ते हैं उसका पैसा नहीं है सरकार के पास जवानों को देने के लिए। तो दोस्तों, क्या वाकई में सरकार के पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए या फिर पेंशन देने के लिए? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आ रही है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आगे अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फंड को मैनेज करने के लिए वित्त मंत्रालय ग्लोबल वैश्विक फंड का अध्ययन कर रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी। अब इसके तहत आगे चलकर आपको लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन भी मिलेगी, जो एनपीएस से यूपीएस को चुनेंगे। तो दोस्तों, सरकार कुछ योजना बना रही है कि किस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो फंड है उसको दुरुस्त बनाया जाए, उसको मजबूत बनाया जाए, ताकि आगे चलकर फंड में कोई दिक्कत ना हो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे। तो दोस्तों, कुछ खबर आ रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर, कुछ योजना भारत सरकार बना रही है फंड को लेकर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, अप्रैल की पेंशन में मिलेगा डीए 55% और 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। कुछ अपडेट आ रही है डीएडीआर के एरियर पर, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सरकार ने बचाए अपने 250 करोड़। जी हां दोस्तों, सरकार ने 250 करोड़ रुपए बचाए हैं डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श पे माइग्रेट करके। एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से सरकार पैसा बचा रही है। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, सरकार के पास पैसा नहीं जवानों को सैलरी देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक अखबार में खबर छपी है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है जवानों को सैलरी देने के लिए। सशस्त्र सीमा बलों ने सरकार को दी सूचना। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र सीमा बलों ने सरकार के पास लेटर भेजा है कि भैया, हमारे पास पैसा नहीं है जवानों को सैलरी देने के लिए, कृपया करके हमें कुछ पैसा दीजिए। अब दोस्तों, यहां पर 4 महीने में आया दूसरी बार वेतन का संकट। इससे पहले भी वेतन का संकट आया था, इससे पहले भी दिक्कत आई थी सैलरी देने में। अब दोस्तों, फिर से दिक्कत आ रही है सैलरी देने में। तो क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या बजट की प्रॉब्लम चल रही है? दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो भी पैसा दिया जाता है उससे पहले एलोकेशन होता है बजट का। बजट बांटा जाता है कि भैया आर्म फोर्स के लिए ये बजट है, सिविल के लिए ये बजट है, जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनके लिए ये बजट है। पहले से ही बजट तय किया जाता है। जब बजट तय हो गया तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है? फिर सैलरी देने में, पेंशन देने में दिक्कत क्यों आ रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पैसा कहीं दूसरी जगह खर्च हो गया? क्या जो पैसा दिया गया था बजट में वो कहीं और लग गया, जिस वजह से सैलरी कम पड़ गई या फिर पेंशन कम पड़ गई? ये भी एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, जो खबर बताई जा रही है उसमें कुछ ये पॉइंट लिखे हैं, देश में आर्थिक सुस्ती का असर सीमा पर तैनात जवानों पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो जवान है वो रात दिन सीमा पर खड़ा रहता है, देश की रक्षा करता है, तो उसको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? यह भी एक सोचने वाली बात है। सशस्त्र सीमा बल के करीब 90,000 जवानों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो ये खबर आई है अखबार में छपी है, इसमें बताया गया है कि 90,000 जवानों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। अब दोस्तों, अगर एक जवान का वेतन काट लिया जाए तो कितनी दिक्कत की बात है, और ये बात कर रहे हैं 90,000 जवानों का वेतन काटने की। ये सबसे बड़ा दुखदाई वाली बात है। पैसों में कमी के कारण जवानों के भत्तों का भुगतान नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी तो नहीं मिल पा रही, लेकिन साथ ही साथ जो भत्ते हैं उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा, जो अलाउंसेस हैं उसका भी भुगतान नहीं हो पा रहा। यह भी एक सोचने वाली बात है। सैन्य कर्मियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भी भुगतान नहीं किया जा रहा। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा मिलता है वो भी सही टाइम पे नहीं दिया जा रहा। यह भी एक सोचने वाली बात है। गृह मंत्रालय ने फंड की कमी को लेकर भेजे गए 3 रिमाइंडर को इग्नोर कर दिया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले फंड की डिमांड करी गई कि भैया कुछ कमी पड़ रही है फंड में, वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया,
लेटर, ताकि फंड कुछ मिल पाए। तब भी दोस्तों जो लेटर भेजे गए थे उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करा गया। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, जो खबर आ रही है अखबार में वो मैं आपको समझा रहा हूं कि उसमें ये चीजें लिखी है। दोस्तों अगर ऐसा है कि जवानों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है या फिर पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो एक ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों जो आगे फ्यूचर है, आगे फ्यूचर हम सोच सकते हैं कि आगे फ्यूचर कैसे होने वाला है, जब अभी से ही पैसा कम पड़ रहा है। हम ये मान सकते हैं कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसका पैसा नहीं है सरकार के पास, क्योंकि वो सरकार ने कोरोना पीड़ितों पर खर्च कर दिया। हम मान सकते हैं कि एडिशनल पेंशन बढ़ाने का पैसा नहीं है। हम मान सकते हैं कि डीए मर्ज करने का पैसा नहीं है, जैसे कि सरकार कहती भी है, लेकिन सैलरी देने का तो पैसा होना चाहिए ना, और वो भी देश के जो जवान हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो बहुत ही दुखद वाली बात है ये। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, अपने सुझाव जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने आपको समझाई जो अखबार में आई थी। अगर पैसा नहीं है तो तुरंत अलॉट किया जाए, तुरंत दिया जाए, ताकि समय पर जवानों को सैलरी दी जाए। क्योंकि भैया सिर्फ जवान ही नहीं, उसके बच्चे भी हैं घर में, बीवी भी है, तो पूरा घर भी चलाना है। अब घर में तो वो रहता नहीं है जवान, कहीं दूर रहता है, कहीं ग्लेशियर पे है, कहीं सियाचिन में है, कहीं ऊंची पहाड़ियों पर है, या फिर कहीं रेगिस्तान में है। कितनी मुश्किल भरी जिंदगी है एक जवान की। अगर ये सरकार सोचे तो फिर दोस्तों ऐसी दिक्कत ना हो। आप नीचे कमेंट करिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फंड को मैनेज करने के लिए वित्त मंत्रालय ग्लोबल वैश्विक फंड का अध्ययन कर रहा है। जी हां दोस्तों जहां पर फंड की बात आती है वहां पे सरकार बहुत अच्छे तरीके से सोचती है। जहां देने की बात आती है वहां सरकार पीछे हट जाती है। ऐसा क्यों? अब सरकार को पता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हमको पेंशन देनी है, लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। तो सरकार ने अपना एक दिमाग लगाया, आइडिया सोचा कि किस तरीके से फंड को दुरुस्त करा जाए, मजबूत बनाया जाए, ताकि पैसे में कोई कमी ना हो। हां, अगर पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की बात हो, सैलरी देने की बात हो, वहां सरकार पीछे हट जाती है। तो दोस्तों आप देखिए यहां पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फंड को मैनेज करने के लिए वित्त मंत्रालय ग्लोबल वैश्विक फंड का अध्ययन कर रहा है कि किस तरीके से यूपीएस के फंड को दुरुस्त बनाया जाए। यानी वित्त मंत्रालय ग्लोबल वैश्विक फंड का अध्ययन कर रहा है, यानी वैश्विक फंड को यहां पे यूज किया जा रहा है अध्ययन के लिए। वैश्विक फंड को 31/3/2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी अगर यूपीएस को चुनते हैं तो सरकार उनको एरियर देगी। जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस से यूपीएस को चुनेंगे, जो यूपीएस में आएंगे, तो जो पुराने एनपीएस के पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको एरियर भी देना होगा। तो दोस्तों उसका टोटल खर्चा है 800 करोड़। 800 करोड़ का खर्चा है एरियर देने के लिए, जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, जो यूपीएस में आएंगे। अब दोस्तों देखने वाली यह बात है कि किस तरीके से सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फंड को यूटिलाइज करती है, इसका अध्ययन करती है। सरकार अपनी योजना बना रही है अलग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, ताकि आगे चलकर फंड की कोई कमी ना हो, फंड अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, दिया जा सके, चाहे पेंशन के रूप में, चाहे फिर एरियर के रूप में। तो लगभग दोस्तों 800 करोड़ का खर्चा है, एस्टीमेट है ये, एस्टीमेट अप्रॉक्स। चलते अगली जानकारी की तरफ। अप्रैल की पेंशन में मिलेगा डीए 55%। हमने अपने पेंशनर्स की पेंशन में डीए 55% लगा दिया है, जो इस महीने रिटायर हो रहे हैं पेंशनर 30 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल को हमारे डिपार्टमेंट से भी कुछ कर्मचारी या फिर पेंशनर्स रिटायर हो रहे हैं। तो दोस्तों हमने उनकी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए जो डीए यूज किया है वो किया है 55%, और जो हम अप्रैल की पेंशन देंगे वो भी दोस्तों 55% डीआर के हिसाब से देंगे। तो दोस्तों हमने अभी से ही डीआर 55% इंक्लूड कर लिया है पेंशन में, ग्रेजुएटी में और कम्यूटेशन पे। बाकी जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको भी हम डीआर 55% देंगे अप्रैल की पेंशन में। बाकी जो 3 महीने का एरियर है वो भी दोस्तों अप्रैल के एंड तक दे देंगे। जैसा आपको पता है अभी तक डीआर का ऑर्डर नहीं आया, कुछ दिन में डीआर का ऑर्डर भी आ जाएगा 15 अप्रैल के आसपास। तो दोस्तों संभावित है कि स्पर्श के पेंशनर्स को भी 20 अप्रैल के आसपास एरियर मिल जाए
3 महीने का, और जो अप्रैल की पेंशन है वो भी डीआर 55% के साथ मिल जाए। क्योंकि दोस्तों हमने अपने पेंशनर्स की पेंशन में डीए 55% इंक्लूड कर दिया। जो इस महीने रिटायर हो रहे हैं पेंशनर्स और जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी हम डीए 55% के साथ इंक्लूड करेंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सरकार ने बचाए अपने 250 करोड़ डिफेंस पेंशनर्स को स्पर्श में माइग्रेट करके और स्पर्श से पेंशन देकर। जी हां दोस्तों, सरकार ने लगभग 250 करोड़ रुपए बचाए हैं। जैसा आपको पता है, पहले डिफेंस पेंशनर बैंक सीपीपीसी से पेंशन लेते थे। अब दोस्तों जो बैंक पेंशनर्स को पेंशन देता था तो बैंक भी कुछ चार्जेस लेता था। जी हाँ दोस्तों, अगर एक जने को पेंशन दी जा रही है तो बैंक भी उसका पैसा लेता था सरकार से। तो दोस्तों सरकार ने क्या सोचा कि जितने भी बैंक से पेंशन ले रहे हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाए, किसी सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बनाया गया स्पर्श टीसीएस कंपनी के द्वारा। तो सरकार की ये प्लानिंग थी कि आधे से ज्यादा पेंशनर्स को स्पर्श में डाल दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि सरकार का खर्चा बच जाएगा। जो सरकार पहले बैंक को पैसा देती थी पेंशन देने के लिए पेंशनर को, एक तो वो पैसा बच गया, बाकी सारा कुछ सिस्टम सेंट्रलाइज हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब सारा कुछ काम स्पर्श के थ्रू हो रहा है। पहले बैंक सीपीपीसी एरियर बनाता था, पूरी कैलकुलेशन करता था, सब कुछ करता था। तो दोस्तों बैंक भी फिर अलग से पैसे लेता था उस चीज के, भले ही वो सरकार से लेता हो। तो दोस्तों सरकार ने इस तरीके की प्लानिंग करी कि सरकार का यहाँ पे पैसा भी बच जाए और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो दोस्तों आधा से ज्यादा पेंशनर्स का माइग्रेशन हो गया स्पर्श पर, और जितने बचे हैं आगे जो बैंक से अभी पेंशन ले रहे हैं, डीपीडीओ से पेंशन ले रहे हैं, उनको भी माइग्रेट कर दिया जाएगा स्पर्श पे। तो दोस्तों लगभग सरकार ने 250 करोड़ रुपए बचाए हैं अपने। तो दोस्तों आपने ये चीज समझी कि किस तरीके से सरकार ने ये काम किया। बाकी दोस्तों अगर पहले बैंक के थ्रू पेंशन चलती आपकी तो बैंक भी कुछ ना कुछ खर्चा लेता पेंशन देने के या फिर कुछ ना कुछ एरियर बनाने के, तभी स्पर्श में आपको माइग्रेट किया गया, स्पर्श से आपको पेंशन दी गई। पूरा सिस्टम ही सेंट्रलाइज यहाँ पे कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, ताकि सरकार का कुछ पैसा बचे और वो पैसा कहीं दूसरी जगह लगाया जाए। तो दोस्तों ये चीजें थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपके अपने कोई सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।